हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं अरुण चौधरी। स्वागत है आप सभी का हमारा अपना चैनल एसी स्टडी पॉइंट पर। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9 बायोलॉजी बुक की चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ऐसे तो बुक में ये चैप्टर नंबर 5 है, पर बायोलॉजी का ये पहला चैप्टर है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो बच्चों, यहाँ पर ये जो हम पढ़ेंगे, ये एक्चुअली लाइन टू लाइन यहाँ पर हम पढ़ेंगे। आपकी एनसीईआरटी बुक जो होती है वो सबसे बेस्ट बुक होती है। जितने भी आपकी साइंस की बुक हैं सभी में एनसीईआरटी बुक इज़ द बेस्ट। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ एनसीईआरटी बुक को हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों देखिए, अभी तो आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो, लेकिन ये इतनी अच्छी बुक है कि आप जितने भी अगर कोई सर्विस के लिए जाइए तो जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं अक्सर एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। यहाँ तक कि अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी अगर करना चाहते हैं फ्यूचर में, तब भी आपको क्लास 6 से क्लास 12 की एनसीईआरटी बुक को अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा और एनसीईआरटी बुक से मैक्सिमम क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो इस नज़रिए से भी हमारा एनसीईआरटी बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, लेक्चर मेथड में ना पढ़ते हुए लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, एनसीईआरटी में एक्चुअली देखा जाए तो जितने भी लाइन हैं सभी इंपॉर्टेंट लाइन है। इनफैक्ट यहाँ की जो हर वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एनसीईआरटी वाले ने ये बुक जब बनाया तो बहुत ही समझदारी के साथ, बहुत मेहनत से बुक बनाया गया। हर वर्ड यहाँ का इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम इसे लेक्चर मेथड में ना पढ़ते हुए लाइन टू लाइन समझेंगे, ताकि एक ही बार में आपका सारा तैयारी हो जाए, अभी के लिए और फ्यूचर के लिए भी। तो आज का हमारा जो टॉपिक होता है वो होता है न्यूक्लियस। ठीक है, ये जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के जो बाकी टॉपिक थे हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था, और आज हम इसका एक नई टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लियस टॉपिक को हम आज कवर करेंगे। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर एक चीज़ छोटी सी बात हम इंफॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। 5.2.3 क्या मतलब क्या होता है, चैप्टर नंबर 5 आपकी टॉपिक नंबर 2 और 3 जो है ये सब टॉपिक है। तो ऐसे बुक में मेंशन किया गया है, इसे आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो न्यूक्लियस टॉपिक है। इसे देखते हैं क्या लिखा हुआ। रिमेंबर द टेम्पररी माउंट ऑफ ओनियन पील वी प्रिपेयर। जो इससे पहले हमने ओनियन पील एक लिया था और माउंट किया था हमारे माइक्रोस्कोप में देखने के लिए। ठीक है, तो उसको याद करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट को याद करते हैं, एक्टिविटी को। एंड वी हैव पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द पील। तो जो हम ओनियन के जो पील लिए थे वहाँ पर हमने जब टेस्ट कर रहे थे तो आयोडीन क्या यूज़ किए थे, हम वहाँ पर आयोडीन का यूज़ किए थे। ठीक है, ये आयोडीन यूज़ किए थे, आयोडीन के सॉल्यूशंस को। तो ऐसा क्यों किए थे हमने, तो सवाल क्या गया यहाँ पर, वाई what would we see if we try observation the peel without putting the iodine solution। अगर हम यहाँ पर आयोडीन सॉल्यूशन का यूज़ ना किए होते तो क्या ऑब्जर्वेशन हमें मिलता, और जो आयोडीन सॉल्यूशन यूज़ किए तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिला, क्या डिफरेंस है। ट्राई इट एंड सी व्हाट द डिफरेंस इज। आपको ये ट्राई करना है और देखना है कि ये दोनों में क्या डिफरेंस है। एक बार से और रिपीट करता हूँ मैं, हमने जो ओनियन पील लिया था, माउंट किया था, माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर रहे थे, तो हमने आयोडीन सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया था। अगर हम आयोडीन सॉल्यूशन ना इस्तेमाल करते तो क्या होता, ये हमें ऑब्जर्व करना है। ठीक है, further when we put iodine solution on the peel, so did each cell get evenly colored। और जब हम आयोडीन सॉल्यूशन उसमें डालें तो क्या हर सेल यहाँ पर अलग अलग उसके जो कोई कलर में कुछ चेंजेस आए क्या, उनके जो ओनियन पील के शेल्स को हमने ऑब्जर्व कर रहा था। तो जब हम आयोडीन सॉल्यूशन उसका इस्तेमाल किए तो क्या हर सेल क्या सेम कलर होने लगे, क्या इक्वली इवनली कलर हो गए, एक जैसा कलर हो गया क्या। तो अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कॉम्पोजिशन डिफरेंट रीजन्स ऑफ सेल गेट कलर डिफरेंटली। तो इसका जवाब होता है, यहाँ जो आपका क्वेश्चन था कि डिड ईच सेल गेट इवनली कलर, तो ये जवाब हो जाता है नो। क्यों नो हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो केमिकल कंपोजिशंस होती है अलग अलग रीजन्स की, सेल की अलग अलग रीजन्स की जो केमिकल कंपोजिशंस डिफर होता है, डिफरेंस होता है, जिसके वजह से वो सेल इवनली कलर ना होकर डिफरेंशियली कलर्ड हो जाते हैं।
सम रीजन्स एपियर डार्कर देन द अदर रीजन, कोई कोई ऐसा एरिया होता है जो कि ज़्यादा डार्क दिखाई देता है इन कंपेरिजन टू अदर रीजन, ठीक है, जब हम आयोडीन सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। Apart from the iodine solution, we could also use saffron solutions or methyl blue solution to the strain of the cell। तो हमने यहाँ पर एक चीज़ बात किया गया, देखिए ये strain of the cell, तो जो हमने लिया था, जो ऑनियन पिल लिया था, वहाँ पर हम आयोडीन सोल्यूशन का यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा भी अगर हम दूसरा कोई सोल्यूशन यूज़ करना चाहें तो हम कर सकते हैं, जैसे सैफरन सोल्यूशंस का या मिथाइल ब्लू सोल्यूशन का भी हम यूज़ कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट को या एक्टिविटी को करने के लिए। We have observed cell from an onion, हमने ओनियन सेल से सेल को ऑब्जर्व किया था उसके पील से। Let us now observe cell from our own body। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इंटरेस्टिंग चीज़ है बच्चों। देखिए, तो अभी हमने क्या किया, इससे पहले ओनियन पिल्स को लेकर के हमने ऑब्जर्वेशंस किया था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे फेस की, हमारे जो बॉडी की, ओन बॉडी के कुछ सेल को लेंगे और हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है, इसको हम ऑब्जर्व करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक्टिविटी दिया गया, ये एक्टिविटी को देखते हैं। देखिए बच्चों, एनसीईआरटी वाले ने बहुत सारे एक्टिविटी दिया और ये एक्टिविटी देने का मकसद ये है कि आपको एक्टिविटी माध्यम से बहुत कुछ समझाया जाता है, ये रियल लर्निंग होती है, ठीक है। आपको जो है हैंड ऑन एक्सपीरियंस के लिए एक्टिविटी दिया होता है, ये बहुत जरूरी होता है, जो कि बाकी बुक में मिसिंग होता है। आपको एक्टिविटी के माध्यम से हैंड ऑन एक्सपीरियंस करा के एनसीईआरटी वालों ने आपको ये कंटेंट का नॉलेज आपको दिया जाता है, जिसके वजह से हर एक्टिविटी को देखना बहुत ज़रूरी है और अच्छे से समझना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है। यहाँ पर एक्टिविटी नंबर 5.7 यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि लेट अस टेक ए ग्लास स्लाइड विथ ए ड्रॉप वाटर ऑन इट। तो यहाँ पर एक तो ग्लास स्लाइड जो हम जिससे एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर ऐसे ग्लास स्लाइड होता है जिसको हम यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करने के लिए। इसी का ऊपर माउंट किया जाता है जो हम ऑब्जर्व करते हैं। तो एक ग्लास स्लाइड लेते हैं विथ ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट, और एक ड्रॉप यहाँ पर हम वाटर ऐसे डाल देते हैं। जनरली ये डिस्टिल वाटर होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर, यूजिंग एन आइसक्रीम स्पून जेंटली स्क्रैप द इनसाइड सरफेस ऑफ द चिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप क्या करेंगे, एक आइसक्रीम की स्पून लेंगे, जो आइसक्रीम आप खाते हैं, और जेंटली आपकी जो चिक के इनसाइड है, अंदर की तरफ, चिक की बाहर, चिक जो होता है बाहर होता है, चिक के अंदर की तरफ जहाँ पर आपका टीथ होता है वहाँ पर, उसके अंदर में, अंदर बहुत डेलिकेट होता है बच्चों, बहुत थोड़ा सावधानी से आपको स्क्रैप करना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ से आप स्क्रैप कीजिए, आपकी जो आइसक्रीम स्पून की मदद से आपकी जो चिक की अंदर साइड है, इनसाइड द चिक, उसको स्क्रैप कीजिए। उसके बाद क्या किया, डज एनी मटेरियल गेट स्ट्रॉक ऑन द स्पून। आप देखिए कि कोई ऐसा मटेरियल है जो कि स्पून में आपका चिपक गया होगा, जो आपके गाल के अंदर के पार्ट को आप स्क्रब कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा खरोच के निकाल रहे हैं वहाँ से कुछ पार्ट, ताकि आप ऑब्जर्व कर पाएँ हमारे ह्यूमन सेल्स को। विथ द हेल्प ऑफ ए नीडल वी कैन ट्रांसफर दिस मटेरियल एंड स्प्रेड इट इवनली ऑन द ग्लास स्लाइड केप्ट रेडी फॉर दिस। तो आपने ऐसे ग्लास स्लाइड तो लिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आपने थोड़ा सा वाटर भी लिया हुआ है। तो आप जब आपकी आइसक्रीम जो स्पून है उसके मदद से आप चिक की इनसाइड से, अंदर की साइड से वहाँ स्क्रैप करके अगर कुछ निकाल रहे हैं तो आपको कुछ वहाँ पर मटेरियल निकलेगा, तो वो इतना कम निकलेगा जो कि हमको दिखाई भी अच्छे से नहीं देगा। तो हमको उस छोटे छोटे मटेरियल्स आएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे। तो उसको हमें आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीडल का हेल्प लेना पड़ेगा। तो नीडल की हेल्प से हम क्या करेंगे, वो जो कुछ मटेरियल्स आए थे स्पून में, आपकी आइस स्पून में, उसको ट्रांसफर कर देंगे जेंटली, कहाँ पर, आपकी ये स्लाइड के ऊपर, ताकि हम इसको ऑब्जर्व कर पाए इस स्लाइड के ऊपर। ओके, सो टू कलर द मटेरियल वी कैन पुट ए ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन ऑन इट। और ये मटेरियल को हमें कलर करने के लिए, जो हम चिक से लिए हैं, वो मटेरियल को हम कलर करने के लिए क्या डालेंगे, थोड़ा सा मिथाइल ब्लू सॉल्यूशन उसमें डाल देंगे, ठीक है। नाउ द मटेरियल इज रेडी फॉर ऑब्जर्वेशन अंडर माइक्रोस्कोप। अब हम माइक्रोस्कोप में इसकी ऑब्जर्वेशन करने के लिए हमारा जितने भी इक्विपमेंट्स थे तैयार हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए, डू नॉट फॉरगेट टू पुट ए कवर स्लिप ऑन इट। अच्छा, और एक चीज़ देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने जिस तरह से ऐसे
आपकी क्या ग्लास स्लाइड लिए थे, जहाँ पर हमने वो हमारे चिक की जो पार्ट था सेल वो रखे थे। तो इसको कवर भी किया जाना चाहिए इस तरह से। एक प्लास्टिक का छोटा हल्का प्लास्टिक का कवर होता है जिसे हम कवर स्लिप बोलते हैं। ये कवर स्लिप का काम क्या है बच्चों, कवर स्लिप अगर हम कर देंगे तो हमारा जो ऑब्जर्वेटिंग मटेरियल है वो इधर उधर फैलेगा नहीं और एक जगह में रह पाएगा, जिससे हम अच्छे से माइक्रोस्कोप से उसका ऑब्जर्वेशन कर पाएँ। व्हाट इज द शेप ऑफ द सेल वी सी, ड्रॉ इट ऑन द ऑब्जर्वेशन शीट। आपको एक ऑब्जर्वेशन शीट लेना होगा, ठीक है, और ये ऑब्जर्वेशन शीट में आपको क्या क्या आप ऑब्जर्व किए ये सारी चीज़ों को आपको नोट करना होगा, तभी तो आप ऑब्जर्वेशन करने के बाद आप कंक्लूजन में पहुंचेंगे, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं यहाँ पर इसके बाद क्या क्या है, ये वाली पार्ट यहाँ पर देख लीजिए। So was there a darkly colored spherical or oval dot-like structure near the center of the cell? अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको कुछ दिखाई दे रहा है क्या यहाँ पर? तो was a darkly colored spherical oval dot-like structure near the cell सेंटर ऑफ द सेल। तो जैसे ये वाले सेल थे तो आपको यहाँ पर सेंटर में कुछ डार्क ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है क्या? जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो जब चीक से हमने जो मटेरियल लिया था वहाँ पर वो ह्यूमन बॉडी को हमने ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ह्यूमन सेल को। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। अगर ऐसा कुछ आपको दिखाई दे रहा राउंड स्पेरिकल या ओवल डॉट लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज सेल। बच्चों अब हम हमारा टॉपिक पे पहुंच गए हैं, ठीक है। सो द कलर्ड मटेरियल which is observed near the center of the cell which looks like spherical or oval or dot like structure, that is nothing but the nucleus, that is nothing but the nucleus, okay। इसी का नाम है न्यूक्लियस जो हमारा आज का टॉपिक है। so where there similar structure in the onion peel cells, तो यहाँ पर सवाल किया गया है कि जो ओनियन पिल की सेल हम लिए थे वहाँ की न्यूक्लियस और ह्यूमन बॉडी की जो चिक के इनसाइड से हमने जो लिया उसको हम ऑब्जर्व किया तो वहाँ की न्यूक्लियस में क्या कुछ डिफरेंस है, ये सवाल किया गया है। तो द न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर देखिए जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आपको यहाँ पर मैं डायग्राम करके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ भी एक लेयर होता है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं बच्चों, इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द न्यूक्लियस हैज डबल लेयर, और ये जो होता है न्यूक्लियस क्या होता है, डबल लेयर। ये चीज़ आपको याद रखनी है एमसीक्यूज़ के लिए, छोटे छोटे क्वेश्चंस के लिए, इसलिए हम लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं ताकि हर चीज़ को हम समझ पाएँ, बारीकी से समझ पाएँ, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, ऐसे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसे भी हम अच्छे से हैंडल कर लेंगे। तो द न्यूक्लियस हैज़ डबल लेयर कवरिंग called nuclear membrane. The nuclear membrane has pores which allow the transfer of material from inside the nucleus to its outside. तो यहाँ पर देखिए बच्चों, फिर से एक बार बताता हूँ, ये आपकी न्यूक्लियस होगी, ठीक है। इसके बाद जो बाहर में एक आउटर कवरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इस तरह से आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और यहाँ की जो बीच का जो ये गैप है, ठीक है, ये जो गैप है इसकी काम क्या है, यहाँ पर इसी बात को बताया गया है कि ये यहाँ पर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में एक पोरस होता है। तो ये क्या है, एक पोरस है। ये यहाँ पर एक पोरस है, देख रहे हैं ना, थोड़े छोटे छोटे होल दिख रहे हैं, गैप दिख रहे हैं, तो ये आपकी पोरस है, ठीक है। तो छोटे छोटे छेद होते हैं, इनका क्या काम होता है बहुत जरूरी है जानना, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इट अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड। तो यहाँ न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल्स हैं जरूरत पड़ने पर ये जब ट्रांसफ़र करते हैं आउटर साइड ऑफ न्यूक्लियस रीजियंस के लिए, तो इसी पोरस के माध्यम से वो ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। सो दैट इज टू द साइटोप्लाज्म व्हिच वी विल टॉक अबाउट इन सेक्शन 5.2.4। तो इसके बाद वाली जो टॉपिक होगी वो साइटोप्लाज्म होगी। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस के चारों तरफ, जैसे मान लीजिए इसे मैं अगर कवर कर दूँ इस तरह के, तो ये आपकी सेल हो गई, ठीक है, सेल हो गई। तो यहाँ पर न्यूक्लियस हो गए, ये वाला न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और ये जो है आपकी आउटर कवरिंग जो सेल की और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का जो पार्ट है, ये जो है फ्लूइड, यहाँ पर क्या होता है, फ्लूइड होता है, इसे तो हम साइटोप्लाज्म कहते हैं ना। तो यही साइटोप्लाज्म के क्या यहाँ से जो
जो ये होल होती है, छोटे पोरस होती है, तो न्यूक्लियर मटेरियल्स को ये यहाँ तक साइटोप्लाज्म तक पहुँचाता है फर्दर यूज़ के लिए। जो भी यहाँ पर प्रिपेयर होता है उसे अदर पार्ट ऑफ आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, ये हमारे जो सेल के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के माध्यम से बाहर जाते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म ये लिक्विड पार्ट होता है बच्चों। इसके और भी डिटेल्स आगे जब हम पर्टिकुलर साइटोप्लाज्म को हम जब स्टडी करेंगे तो इसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, आगे देखते हैं इसका और क्या है। द न्यूक्लियस कंटेंट क्रोमोसोम्स which are visible as rod-shaped structure only when the cell is about to divide। यहाँ पर देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात का डिस्कस किया गया बच्चों। द न्यूक्लियस जो है, अब हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियस के अंदर की बात अब पढ़ते हैं। न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स होता है। क्या होता है, क्रोमोसोम्स। ये इसे हम कलर्ड मटेरियल भी कभी कभी कहते हैं, कलर्ड बॉडी जो होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होता है व्हिच आर विजिबल एज रॉड लाइक शेप्ड। ठीक है, तो ये कैसे दिखाई देते हैं हमें, रॉड लाइक शेप्ड। ठीक है, रड की शेप की जैसा इसके स्ट्रक्चर होती है। कब, when the cell is about to divide, जब सेल डिवाइड हुआ नहीं होता, होने वाले होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स वो कैसे दिखते हैं, रॉड शेप के दिखते हैं। क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये डीएनए। ठीक है, इस लाइन को बहुत अच्छे से समझते हैं। Chromosomes contain information for the inheritance of characters of the parents to the next generation in the form of DNA। तो क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। ये ट्रांसफर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं अपने पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में। ठीक है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनहेरेंट क्वालिटी को ट्रांसफर कराने का काम करता है डीएनए, जो कि क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है। अगर बात करें डीएनए की तो इसकी फुल फॉर्म जो होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आपकी एमसीक्यूज के लिए या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है जो आपकी 1 मार्क की जो क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में कभी भी पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए और एक्सपांड डीएनए। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि न्यूक्लियस के आपकी क्रोमोसोम्स के अंदर होता है। और इसका काम क्या होता है, ये इनहेरेंट कैरेक्टर्स को ट्रांसफर कराते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, कभी कभी मूवीज वगैरह में आप लोग देखते होंगे कि अगर एक कोई बेबी है वो और डिमांड कर रहा है कि मेरे पेरेंट्स ये हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या करता है, डीएनए टेस्ट किया जाता है, वो बच्चा का भी और पेरेंट्स का भी, तो उससे पता चलता है कि ये बेबी रियली में किसका है। तो ये डीएनए टेस्ट बहुत यहाँ पर एक साइंस का मतलब क्या, एक हम बोलें कि गिफ्ट है कि हम डीएनए को पता कर पाएँ और डीएनए का कैरेक्टर से हमें पता चलता है उनके जो पेरेंट्स की कैरेक्टर क्या है। ठीक है, तो ये हो जाती है एक चीज़। और आगे देखते हैं यहाँ पर आपकी जो डीएनए होते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसको तो हमने पढ़ ही लिया है। उसके बाद देखते हैं क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। यहाँ पर जैसे हम लोग अभी बता रहे थे कि क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, तो इसके अलावा भी डीएनए के अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि प्रोटीन है। ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और प्रोटीन मटेरियल से ये बना होता है। क्रोमोसोम इज कंसिस्ट ऑफ और कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड protein. So DNA molecules contain the information necessary for constructing an organization of the cell। तो ये जो DNA मॉलिक्यूल है, जो डीएनए मॉलिक्यूल से किसके अंदर, क्रोमोसोम्स के अंदर, दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल। तो ये जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है जो कि क्रोमोसोम के अंदर है, ये क्या करते हैं, इसके अंदर ही सारा इंफॉर्मेशन रहता है जो कि ज़रूरत पड़ता है हमारा किस लिए, कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द सेल। सेल को ऑर्गेनाइज करने में, सेल को कंस्ट्रक्ट करने में जो मदद करता है हमारा ये डीएनए। तो फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड द जीन। अगर डीएनए को भी बारीकी से देखें, हम डीएनए को देखें तो उसका जैसे मान लीजिए ये लेडर लाइक स्ट्रक्चर, इस टाइप के डीएनए होते हैं, तो यहाँ पर ये सब क्या है, जीन्स है। क्या है, जीन्स है। तो द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। ठीक है, डीएनए के अंदर फिर जीन्स होते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए और प्रोटीन में, डीएनए के अंदर फिर जीन्स में। ठीक है, तो
आगे देखते हैं, इन ए सेल which is not dividing the DNA is present as a part of the chromatin material। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इन ए सेल, सेल के अंदर which is not dividing, अगर कोई सेल है जो अभी डिवाइड नहीं हो रहा, अभी डिवाइडिंग स्टेज में नहीं गया है, सो दिस DNA इज प्रेजेंट एज ए पार्ट ऑफ क्रोमाटिन मटेरियल। तो अभी जो यहाँ पर अगर सेल डिवीजन नहीं हुआ तो डीएनए जो है कहाँ पर, क्रोमाटिन मटेरियल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। डीएनए इज प्रेजेंट एज ए पार्ट ऑफ क्रोमाटिन मटेरियल, क्रोमाटिक मटेरियल का एक पार्ट बन के रह जाता है डीएनए, कब, जबकि सेल डिवीजन नहीं होता है। फिर क्रोमाटिन मटेरियल इज विजिबल एज एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक बात बताया गया, जो क्रोमाटिन है बच्चों, ये देखिए क्रोमाटिन है, तो यहां पर देखिए क्रोमाटिन जो है, क्रोमाटिन मटेरियल इज विजिबल एज एंटेंगल्ड मास। एंटेंगल्ड मास मतलब क्या होता है, मास ऑफ थ्रेड। तो एक ऐसा लगेगा आपको कि कोई थ्रेड, मतलब उलझा हुआ थ्रेड, हमारी जो एक बॉल थ्रेड की होती है, उलझी हुई होती है, तो उसे एंटेंगल मतलब कि एक उलझा हुआ थ्रेड के जैसा नजर आता है क्रोमाटिन जो होता है, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया, देखिए, whenever the cell is about to divide, the chromatin material gets organized into the chromosomes। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पर किया गया है, देखिए। तो जब हमारे जो सेल डिवीजन स्टेज में नहीं होते हैं तो क्या होता है, क्रोमाटिन मटेरियल इज विजिबल एज एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड। एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड का मतलब क्या हो गया, हमारा उलझा हुआ, मतलब सूता के जैसा लगता है। पर जब whenever the cell is about to divide, जब सेल डिवाइड होने के स्टेज में आ जाते हैं तो जो क्रोमाटिन मटेरियल है वो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज। पहले देखिए जैसे ये सेल है, तो यहाँ पर इस तरह के, ये ऐसा कि अनअरेंज्ड होकर के क्रोमाटिन होते हैं जब डिवीजन स्टेज में नहीं होता है सेल। लेकिन जब डिवीजन स्टेज में हो जाता है तो ये क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, ठीक है। ये आपकी एक्स की शेप ले लेते हैं, जिससे इस तरह की एक शेप मान के हम चलते हैं, ठीक है। इस तरह की एक शेप हो जाते हैं, एक्स शेप की बन जाते हैं, ठीक है। तो द कंटेंट मटेरियल, यहाँ पर देखिए क्या बताया गया, वेन एवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, द क्रोमाटिन मटेरियल गेट ऑर्गेनाइज इनटू द क्रोमोसोम्स। ऑर्गेनाइज होकर बन जाते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। ऐसे शेप हो जाते हैं, जो अनटेंगल्ड मटेरियल होते थे वो अब डिवीजन के वक्त वो ऑर्गेनाइज होकर क्रोमोसोम के शेप ले लेते हैं। क्लियर है बच्चों, आगे देखते हैं, चलिए। The nucleus plays a central role in cellular reproduction। बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियस का। अगर कोई फंक्शंस पूछा जाए कि न्यूक्लियस की क्या क्या फंक्शंस है वो बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, द न्यूक्लियस प्लेज सेंट्रल रोल। जैसे कि हमारी बॉडी का सेंट्रल रोल कौन प्ले करता है, हमारा ब्रेन। हमारा ब्रेन जो है सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है। इसी तरह से हमारे सेल के अंदर जो है सेंट्रल रोल कौन प्ले करता है, न्यूक्लियस प्ले करता है। किस वक्त जी, जब भी सेलुलर रिप्रोडक्शन होता है तो सेलुलर रिप्रोडक्शन के वक्त सेंट्रल रोल प्ले करता है न्यूक्लियस। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी न्यूक्लियस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यूक्लियस के बारे में डिटेल्स में पढ़ना। द प्रोसेस बाय व्हिच ए सिंगल सेल डिवाइड एंड फॉर्म्स टू न्यू सेल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया, द न्यूक्लियस प्लेज सेंट्रल रोल इन द सेलुलर रिप्रोडक्शन। तो सेलुलर रिप्रोडक्शन अगर बात करें तो सेलुलर रिप्रोडक्शन और उसके अंदर की बात करें तो वो होती क्या है, व्हाट इज सेलुलर रिप्रोडक्शन। सो सेलुलर रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय व्हिच ए सिंगल सेल डिवाइड एंड फॉर्म्स द टू न्यू सेल। तो सेलुलर रिप्रोडक्शन, नाम से ही आपको पता चल सकता है सेल से रिप्रोड्यूस हुआ। आपको पता है कि एवरी सेल डिराइव फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, एवरी सेल डिराइव फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल ना। तो सेलुलर रिप्रोडक्शन एक सेल से जब दो सेल में डिवाइड हो जाता है तो उसे हम सेलुलर रिप्रोडक्शन कहते हैं। दिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच ए सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स टू न्यू सेल्स। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, इट इज ऑल्सो प्लेज ए क्रूशियल पार्ट, इट ऑल्सो प्लेज ए क्रूशियल पार्ट अलॉन्ग विद द environment in determining the way the cell will develop and what form it will exhibit at maturity। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लियस का तो पहला काम क्या हो गया, ये सेलुलर रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। दूसरा काम क्या हो गया,
along with the environment के साथ भी it determines, यही फैसला करता है, न्यूक्लियस ही फैसला करता है द वे द सेल विल डेवलप, किस प्रकार से यह सेल डेवलप होगा, क्योंकि सेल को कंट्रोल करने वाला न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस ही डिसाइड करता है कि सेल किस तरह से डेवलप होगा एंड व्हाट फॉर्म इट विल एग्जिबिट एट द मैच्योरिटी। अब जब सेल मैच्योर हो जाएगा तो मैच्योरिटी जब हो जाएगा वहाँ से, तो वो कौन सा रोल प्ले करेगा, व्हाट फॉर्म इट विल एग्जिबिट, क्या काम वो करेगा, सारे चीज़ डिसाइड करता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इतना इंपॉर्टेंट चीज़ होता है सेल के अंदर, न्यूक्लियस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बाय डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल, और सेल के अंदर जितने भी केमिकल्स एक्टिविटीज होते हैं, जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी वर्क होते हैं, सभी चीज़ को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस डिसाइड करता है कि सेल किस तरह से डेवलप होगा, डेवलप होने के बाद मैच्योरिटी होने के बाद क्या फंक्शंस वो करेगा, किस मटेरियल के यहाँ पर फॉर्म करना है, कितने अमाउंट में मटेरियल फॉर्म करना है, ये सारे चीज़ों को कंट्रोल करता है हमारा न्यूक्लियस। तो इस वजह से भी हमारा न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। In some organisms like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined due to the absence of nuclear membrane। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए जैसे एनिमल सेल में ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के बाहर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, पर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि बैक्टीरिया की बात हम करें तो यहाँ पर क्या होता है, तो न्यूक्लियर रीजन है, कोई पर्टिकुलर न्यूक्लियस दिखाई नहीं देता, कोई न्यूक्लियर रीजन अच्छे से पता नहीं चलता, विजिबल नहीं रहता, प्रोमिनेंट नहीं रहता है। न्यूक्लियर रीजन्स जो है ऑफ द सेल मे बी पुअरली डिफाइंड, अच्छे से हम डायग्नोसिस नहीं कर पाएंगे कि यही न्यूक्लियस है बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिजम्स के। और बता दूं बैक्टीरिया एक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, इसके अंदर क्या होते हैं, जो सेल होते हैं पुअरली डिफाइंड होते हैं, अच्छे विजिबल नहीं होते, प्रोमिनेंट नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इनका कोई सेलुलर क्या ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। बैक्टीरिया की जो सेल होती है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसका उसके चारों तरफ कोई एक मेम्ब्रेन नहीं होता, प्रोमिनेंट नहीं होता। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना होने की वजह से उसके न्यूक्लियस क्लियरली विजिबल नहीं होते, क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, डायग्नोसिस नहीं कर पाते हैं, प्रोमिनेंट नहीं होता है, पर होता है उसके अंदर। Such an undefined nuclear region containing only nucleic acid is called the nucleoid। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, उसकी सेल की जो न्यूक्लियस होती है, ऐसे न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस की कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होती है, लेकिन उसमें क्या होते हैं, जो न्यूक्लियर रीजन होता है उसमें न्यूक्लिक एसिड होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ठीक है, और उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होता है, ये न्यूक्लिक एसिड होता है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड, ठीक है। सो सच ऑर्गेनिजम्स हुज सेल लैक ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्रोकैरियोट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स? प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस निकालिए, आगे हम यूकैरियोट्स को पढ़ेंगे, पर यहाँ पर इतना फिलहाल के लिए इतना देखते हैं कि प्रोकैरियोट्स क्या होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर सेल जो होते हैं, सेल लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो सेल के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोमिनेंट नहीं होते हैं या एब्सेंट्स होते हैं, ऐसे वाले ऑर्गेनिजम्स के सेल को हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट्स। अच्छा, यहाँ पर बात करें अगर इसको हम अगर सिंथेसिस करें तो प्रोकैरियोट्स को अलग अलग सिलेबल में अगर बांटे तो प्रो का मतलब हो जाता है प्राइमरी और कैरियोट्स का मतलब हो जाता है क्रेयॉन्स और न्यूक्लियस, ठीक है ना। क्रेयॉन्स का मतलब एक प्रकार के कलर भी होते हैं, तो ये कैरियॉन्स या न्यूक्लियस हम बोलते हैं। तो प्राइमरी न्यूक्लियस कुल मिला के इसका मतलब हो जाता है। उसकी अगर दूसरी तरफ बात करें तो ऑर्गेनिज्म विथ सेल हैविंग ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। अभी मैंने बताया था आपको। प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है जिसके जो सेल के अंदर उसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं, उसे प्रोकैरियोट्स कहते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, उसे हम यूकैरियोट्स कहते हैं। तो अभी अगर कुल मिला के बात करें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के मतलब क्या हो गए? प्रोकैरियोट्स मतलब जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, यूकैरियोट्स मतलब जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर एक फिगर भी दिया गया है आपको, 5.4 का फिगर यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं।
ये देखिए यहाँ पर ये फिगर, ठीक है, ये 5.4 फिगर, इसे थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये आपकी मान लीजिए एक सेल वॉल है, ठीक है, ये वाली आपकी सेल वॉल हो गई। लेकिन इसके अंदर जो है न्यूक्लियस के अंदर देखिए यहाँ पर कोई ऐसे डेफिनाइट कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। लेकिन इसी के अंदर ये न्यूक्लियोइड है, जो एसिड होते हैं, हाँ न्यूक्लिक एसिड है, वो न्यूक्लियोइड्स यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहाँ पर इसके जो आउटसाइड में देखिए यहाँ पर राइबोसोम, सेल ऑर्गेनेल्स और भी हैं, राइबोसोम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल्स हैं, ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो आगे बात करते हैं। यहाँ पर ये फिगर में आपको बताया गया था। अच्छा, यहाँ पर देखिए प्रोकैरियोट सेल के बारे में आपको 5.4 फिगर में दिखाया गया है। एंड इट इज ऑल्सो लैक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। अच्छा, जैसे सेल के अंदर दूसरे सेल यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जिस तरह से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल के अलग अलग पार्ट होते हैं, तो यहाँ कुछ पार्ट मिसिंग भी होते हैं। इट ऑल्सो लाइक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल। साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं कुछ कुछ यहाँ पर मिसिंग भी होते हैं, ठीक है। तो ये बात को यहाँ पर बताया गया है। अच्छा, आगे देखते हैं इसके बाद क्या बात की गई है। यहाँ पर देखिए मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, इसके बाद ये पैराग्राफ यहाँ से शुरू होते हैं, प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। तो अगर वही बात करें दूसरी तरफ की यूकैरियोटिक सेल की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे चीज है जो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। इट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। Many of the functions of such organelles are also performed by poorly organized part of the cytoplasm. यहाँ पर देखिए many of the functions of such organelles, तो ऐसे organelles के बहुत सारे जो functions होते हैं are also performed by the poor organized part of the cytoplasm. हम यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में जो पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट होते हैं साइटोप्लाज्म की, वहाँ से सारे फंक्शंस होते हैं। द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विथ मेम्ब्रेन्स, वेसिकल्स और बैग लाइक स्ट्रक्चर, बट नॉट विथ प्लास्टिड एज इन द यूकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पर बात किया गया है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया गया है। एक चीज यहां पर डिस्कस किया गया, द क्लोरोफिल। आपको पता है क्लोरोफिल के बारे में, ये हमारे प्लांट सेल में पाए जाते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल इज इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया। जो क्लोरोफिल है हमारे फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक मतलब जिसके अंदर सेल मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया भी प्लांट्स के होते हैं। तो इज एसोसिएटेड विथ मेम्ब्रियस वेसिकल्स। ये क्या होते हैं उसमें, ये एसोसिएट होते हैं आपकी मेम्ब्रियस वेसिकल्स माने बैग लाइक स्ट्रक्चर्स, बट नॉट विथ प्लास्टिड। लेकिन प्लास्टिड के साथ इसका कोई फंक्शंस नहीं होता है, एज इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल जिसमें कि आपकी जो न्यूक्लियस प्रोमिनेंटली विजिबल होता है वो यूकैरियोटिक सेल होते हैं, उसके प्लास्टिड के साथ जैसा इसका कोई भी फंक्शंस यहाँ पर नहीं होता है। द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विथ मेम्ब्रियस वेसल्स। उसमें आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, लेकिन वो एसोसिएटेड न्यूक्लियस वेसल्स होते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बट नॉट विथ द प्लास्टिड। लेकिन प्लास्टिड के साथ उसका कोई रोल प्ले नहीं होता है, जो कि यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। तो ये हो जाते हैं हमारा आज की जो न्यूक्लियस जो टॉपिक था, ये न्यूक्लियस के बारे में। तो इसकी आगे की जो नेक्स्ट टॉपिक है ये होती है हमारी साइटोप्लाज्म। बच्चों जब हम बात कर रहे थे अभी साइटोप्लाज्म के बारे में, तो साइटोप्लाज्म हम जो सेल के अंदर जब न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो लिक्विड फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वही साइटोप्लाज्म है। और यहाँ पर थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ, न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल्स होती है वो साइटोप्लाज्म तक पहुँचती है और वहाँ पर उसका फंक्शंस क्या करने में हेल्प करती है। तो ये साइटोप्लाज्म के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो बच्चों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है, आपको इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो लगे तो लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।